जी स्क्रीन शेयर हो गई सबके साथ। जी सर। सर ग्लोसरी से स्टार्ट करना है। जी जी ग्लॉसरी से स्टार्ट करें। अच्छा जी ग्लॉसरी में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो देखते हैं आज और थोड़ा टाइम बच गया तो अर्थ से स्टार्ट कर लेंगे आज। अच्छा जी ग्लॉसरी में सबसे पहले है एपहीलियन और पेरिहीलियन का कॉन्सेप्ट है। एपहीलियन और पेरिहीलियन बस दोनों में से आपने कोई एक याद कर लेना है, बाकी नहीं भूलेंगे फिर। ठीक है, कोई एक को रटल मार लेते हैं कि यार ये कॉन्सेप्ट ये वाला है तो दूसरा डेफिनेटली उसके ऑपोजिट होता है। एपहीलियन से क्या मुराद है और पेरिहीलियन से क्या मुराद है। ये आपका अगर सन है, ये सन है, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। ये आपका सन है, ठीक है। और ये जो रिवॉल्व कर रही है ये वाली, ये आपकी अर्थ है। ये वाली भी आपकी अर्थ, ठीक है। अब अर्थ का जो रेवोल्यूशन है वो एलिप्टिकल है। वो ये नहीं है बिल्कुल सर्कल राउंड नहीं है, थोड़ा सा एलिप्टिकल है। तो कहता है साल के जब ये रिवॉल्व कर रहा होता है, जमीन सूरज की रिवॉल्व कर रही होती है, तो कहता है कि ये साल के कुछ हिस्से में ये सूरज से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है। यहाँ बनाने की हद तक उन्हें बहुत ज्यादा बना दी, लेकिन समझाने के लिए, ठीक है, कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है साल के कुछ हिस्से में। और साल के कुछ हिस्से में क्या होता है, ये कम डिस्टेंस पे होती है, ठीक है। मतलब या आप देखिए तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो ज्यादा है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो कम है। तो जब जमीन सूरज से मैक्सिमम फासले पर होगी, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट डिस्टेंस पे होगी, तो ये स्टेट उसकी एपहीलियन कहलाएगी, ठीक है, एपहीलियन। और पेरिहीलियन इसके ऑपोजिट है कि जब जमीन और सूरज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगा, ठीक है, तो इस स्टेट को हम लोग पेरिहीलियन का नाम देंगे। अब ये कब कब होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, इसको देख लेते हैं। तो एपिलियन क्या है, कहता है कि जी 4 जुलाई को ये इवेंट हुआ करता है। कहता है कि एपिलियन इज द पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट वेयर अ प्लैनेट, एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट इज farthest फ्रॉम द सन। हम अर्थ की बात करेंगे रिलेटेड टू अर्थ, कि जब व्हेन अर्थ इज farthest फ्रॉम सन इट्स डिस्टेंस इज 152 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है, 152 मिलियन mn इसको लिखते हैं, मिलियन किलोमीटर्स। और कहता है इसको हम बोलते हैं अर्थ एपहीलियन, यूजली अकर्स ऑन 4 जुलाई। ये तीन चार बातें होगी, एपहीलियन है क्या, डिस्टेंस कितना है और कब होता है। अब पेरिहीलियन क्या है, कहता है ये 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को। और is the point in its orbit where planet is the closest to the sun, when earth is closest to the sun from the closest from the sun, तो इसका डिस्टेंस होता है 147 मिलियन किलोमीटर्स, मतलब 147 मिलियन किलोमीटर की फासला होता है, 147 मिलियन किलोमीटर्स। मैक्सिमम 152 और मिनिमम 147। तो इन दोनों की बेस पे हम क्या कहते हैं, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर्स। 149.7 समथिंग बनता है, तो उसको राउंड ऑफ करके हम लोग 150 मिलियंस बोल देते हैं, ठीक है। तो एवरेज डिस्टेंस जमीन और सूरज के दरमियान है 150 मिलियन किलोमीटर्स, और जो मैक्सिमम है वो 152 मिलियन किलोमीटर्स है, और जो मिनिमम है वो 147 किलोमीटर है। और आपका जो एपीलियन है ये होता है आपके 4 जुलाई को, और जो पेरिहिलियन है वो होता है 3 जनवरी को। तो यहां से हमारे 3 6 7 MCQs निकल आए। क्या क्या है, क्या यह चीज एक डेफिनेशन हो गई, किस डेट को होता है ये हो गया, डिस्टेंस कितना है ये हो गया, और किस डेट को होता है। और यही 4 MCQs हमारे यहां से निकल आए। ये तो हो गया सूरज और जमीन की बात। अब अगर हम बात करें यार इसकी चांद और जमीन की, देखिए सेटअप तो वही है ना, कि चांद भी तो जो जमीन है ये आपकी अर्थ है, तो मून भी तो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है ना।
तो इस सेटअप में कहता है कि आपका ऑर्बिट 110% राउंड नहीं है, ये भी इलिप्टिकल है। तो कहते हैं साल के कुछ हिस्से में क्या होता है कि इसका फासला कम होता है और साल के कुछ हिस्से में इसका फासला ज्यादा होता है। तो जब भी फासला ज्यादा होगा किसका, चांद का और जमीन का, तो ज्यादा को एपोजी बोलेंगे और जब फासला कम होगा इसको पेरिजी बोलेंगे। ये टर्म्स वैसे मैंने आज तक देखी कोई नहीं है, लेकिन चूंकि आई हुई है इसके साथ तो हमने पढ़ ली है। ये वाली एपोजी वाला, एफिलिन पेरिहिलिन ये रिपीट हो चुके हैं पेपर्स में, ठीक है, लेकिन बार लगे हाथ ये भी साथ था तो हमने इसको भी कवर कर लिया। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने? हाँ सर। सॉरी। जी सर, की हुई है सर। ओके, अच्छा जी, ये हो गया हमारा इसका भी कॉन्सेप्ट। आगे आगे एस्ट्रॉइड, मेटेओराइट्स और मेटेओराइड्स, ये मैंने कहा था कि आगे हम जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इसको देख लेते हैं कि ये तीनों क्या चीज होती हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या है, ये बड़े बड़े, बेसिकली आप कहें कि बड़े बड़े पहाड़ हैं। बोल्डर्स इनको कहना छोटा होगा, बोल्डर्स छोटे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं जो कि जस्ट लाइक आप कह लें कि बाकी प्लैनेट्स की तरह खिला में अपने अपने ऑर्बिट में सूरज के गिर्द जो है ना वो रोटेट कर रही हैं। जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं बिल्कुल उस तरह से, बड़ी बड़ी पहाड़ियां, उन जितनी तो नहीं लेकिन उनसे कम। लेकिन इनका ये है कि ये जो है वो प्लैनेट्स की डेफिनेशन में पूरी नहीं उतरती, इस वजह से इनको प्लैनेट्स में शामिल नहीं किया गया। तो कहते हैं एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी और मेटालिक बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड द सन। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स एग्जिस्ट इन द सोलर सिस्टम। एस्ट्रॉइड रेंज साइज क्या है, कहता है ये कुछ मीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक, मतलब 300 माइल्स तक वाइड हो सकती हैं। They are generally irregular in shape and often have surfaces covered with craters, जो मैंने बताया था खड्डे पड़े हुए हैं, ठीक है, जो गड़े पड़े हुए हैं उनके साथ। कहता है दे आर ऑल्सो नेम्ड एज माइनर प्लैनेट्स या प्लैनेटाइड्स भी इनको बोलते हैं, माइनर प्लैनेट्स या प्लैनेटाइड्स भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम ऑर्बिट बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये उनकी लोकेशन है। मतलब बाकी जगहों पे भी है लेकिन जो ज्यादातर है ना वो मार्स और जुपिटर के दरमियान में रिवॉल्व कर रहे हैं। किसके दरमियान, सूरज के और मतलब अपने 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 ऑर्बिट के दरमियान में, ठीक है। तो ये डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, आगे चलते हैं। आगे है मेटेराइड्स। मेटेराइड्स क्या होती हैं, देखिए होता क्या है, ये सूरज है, ये इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। होता क्या है कि किसी ना किसी वजह से ये अपना आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाता है। आउट ऑफ ऑर्बिट होने की वजह से क्या होता है कि अपना जो बैलेंस है, बैलेंस कब तक है, जब तक इसकी और सूरज की कशिश दरमियान में अपनी जगह पे काम करती रहती है। किसी भी वजह से ये जब बैलेंस आउट होता है तो ये अपने मदार से निकल जाता है। तो बिल फर्ज अगर वो जमीन के करीब मदार में आ जाता है, तो चूंकि जमीन के इर्द गिर्द मदार में तो एटमोस्फेयर है, तो जैसे ही वो एटमोस्फेयर में दाखिल होगा तो फ्रिक्शन ऑफ एयर और गैसेस की वजह से वो गर्म होगा, गर्म होकर शदीद गर्म होगा और उसको आग लग जाएगी। अगर तो उसकी किस्मत अच्छी है तो वो रास्ते में जल के राख बन के हवा में बिखर जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो क्या होगा कि वो जमीन पर गिरेगा, आधा जला हुआ या कुछ ना कुछ बाकी जो रेमिनेंट्स है जो बाकी बच जाएगा वो जमीन पे गिर जाएगा, ठीक है। जहां गिरेगा जाहिर सी बात है वहां क्रेटर्स बनेंगे, वहां खड्डा बन जाएगा, गड़ा बन जाएगा वहां पर। तो कहता है कि दे आर टिनी स्टोन्स। मेटेराइड्स क्या है, कहता है आर टिनी स्टोन्स और पीसेस ऑफ मेटल दैट ट्रेवल थ्रू स्पेस। मेटेराइड्स मेनली रिजल्ट ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एस्ट्रॉइड्स। टकराती हैं, कोई भी वजह बन सकती है, आपसे टूट फूट हो सकती है, ग्रेविटी लूज कर गई या कुछ भी वजह बन गई। और दीज आर डिब्रिज ऑफ कॉमेट्स, जो कॉमेट्स हैं उनकी बाकियात होती हैं। व्हेन अ मेटेराइड एंटर्स द अर्थ's atmosphere it starts burning due to friction of the air, then it is called a shooting star or a meteor। याद रखिएगा ये शूटिंग स्टार या मेटेओर क्या होते हैं, जिसको शहाबे साकब भी बोलते हैं। शहाबे, सर ये मेटेओर मीन शूटिंग स्टार मेटेओर क्या मतलब, नाम नाम है ना, एक ऑब्जेक्ट का नाम रखा गया है, ठीक है, ठीक हो। ठीक है। तो इसको शूटिंग स्टार इसलिए कहते हैं कि ये जलता हुआ जमीन में, उसमें ना क्या कहते, जलता हुआ दाखिल होता है उसके जमीन के मदार के अंदर, तो इस वजह से आग लगी होती है।
अगर तो इसका साइज छोटा है तो मुमकिन है कि जमीन तक पहुंचने से पहले पहले ही खत्म हो जाए, राख बन के बिखर जाए। और अगर साइज बड़ा होगा, माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज आप, तो मुमकिन है कि कुछ हिस्सा जमीन पे गिर जाए। तो कहता है मोस्ट मेट्योर्स बर्न अप बिफोर हिटिंग द अर्थ, ठीक है। और मेट्योर दैट रीच द सरफेस ऑफ द, याद रखने वाली बात है, मेट्योर दैट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ और ऑफ एन अदर प्लैनेट बिफोर इट इंटायरली कंज्यूम्स इज कॉल्ड मेट्योराइट, ठीक है। अगर तो जल जाता है तो ठीक है, और अगर बच जाता है तो वो मेट्योराइट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये किसके बने होते हैं? आयरन के, स्टोन्स के, वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं। कहता है जी द लार्जेस्ट नोन मेट्योराइट एस्टिमेटेड, उसका वेट कितना है? कहता है 60 मीट्रिक टन है। इट इज सिचुएटेड इन होबा वेस्ट नियर द ग्रूट फाउंटेन, नेमीबिया में गिरा, ठीक है, जो क्लेम किया जाता है कि ये मेट्योराइट है बेसिकली। इसके बाद कॉमेट्स क्या होती हैं? यार दुमदार सितारे का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि यार एक दुमदार सितारा है जो कि या जो है वो जमीन के अर्थ में, जो सॉरी जमीन के ऑर्बिट में दाखिल हो चुका है और उसका रुख फलां तरफ है। होता क्या है, ये एक बर्निंग स्टार है जो कि कम हो रहा होता है और उसके पीछे उसकी एक टेल नमूदार होती है इस तरह, तो वो हमें चमकती हुई नजर आती है इसलिए उसको दुमदार सितारा बोला जाता है। ये उसका स्ट्रक्चर है, ये वाला, ठीक है। ये कॉमा है उसका, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये उसकी टेल्स हैं। तो इसको कॉमेट का ये वाला स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो कहता है कॉमेट है क्या? कहता है कि कॉमेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी, के आफाकी जो है जिस्म है कोई, मतलब एक बॉडी है आसमानी या आफाकी, a celestial body that orbits around the sun. It is made up of nucleus, जो कि सॉलिड होता है, फ्रोजन होता है, आइस, गैस, डस्ट वगैरह का बना होता है ये न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद कहता है गैसियस कॉमा, जो कि वाटर वेपर्स का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और अदर गैसेस का बना होता है। ये वाला जो पार्ट है ये कॉमा है, ठीक है। अच्छा ये कहते हैं एंड टेल किससे बनी? डस्ट से और आयोनाइज्ड गैसेस से बनी होती है, ये उसकी टेल्स है। कहते हैं ये लंबा सॉरी its long tail of gas and dust always point away from the sun because of the force of the solar winds. और जो टेल कैन बी अप टू 250 मिलियन किलोमीटर्स लॉन्ग, कि इतनी लंबी हो सकती है। आप में से किसी ने देखा कभी कोई दुमदार सितारा आसमान में चमकता हुआ? कोई अक्सर का खबरों में नो आता रहता है यार, कभी भी नहीं देखा यार। सर, शूटिंग स्टार देखा है। जन्नती हो यार, नहीं देखा अभी तक तो। बहरहाल एनी हो, आगे चलते हैं। हेले कॉमेट बहुत सारे कॉमेट्स हैं जो कि जिनका साइंसदानों को पता है, उनमें एक हेले कॉमेट है। कहता है इट इज अ पीरियोडिक कॉमेट। ये क्या है कि कुछ टाइम के बाद आता है। कितने टाइम के बाद? ये 76 साल के बाद आता है। और इससे पहले ये 1986 में देखा गया था, ठीक है। और अब कब आएगा उसमें? उस टाइम में आप कहते हैं 2061 में इसको दोबारा आना चाहिए। तो कहता है ये 76 साल के बाद रिपीट होता है। एडमंड हेले नामी साइंसदान ने चाइना में फर्स्ट टाइम इसको देखा था। मतलब ये काफी पुराना है बेसिकली, लेकिन लास्ट टाइम जो है ना इसको 1986 में यहाँ पर ये देखा गया था। तो 76 साल के बाद ये पीरियोडिक है जो कॉमेट है बेसिकली, जो कि टाइम के बाद टाइम एंड अगेन आता रहता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 3 मशहूर मेजरमेंट्स की जो कि सेलेस्टियल बॉडीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और पेपर में अक्सर का क्वेश्चन आ जाता है इसका। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो लाइट ईयर है, एक तो एयू है, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है बेसिकली, दूसरा आपका लाइट ईयर है, तीसरा आपका पारसेक है। आप ये कह लें कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये लाइट ईयर से छोटा है, लाइट ईयर पारसेक से छोटा है। सादा लफ्जों में पारसेक सबसे बड़ा यूनिट है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी जिसको ए यू भी लिखा जाता है, ए यू, ठीक है, ये सबसे छोटा होता है। लेकिन चूंकि ये सेलेस्टियल बॉडीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इनकी लेंथ काफी ज्यादा होती है, हमारे मिलियन शिलियन से बहुत बड़ा होता है ये। तो कहते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या? अच्छा यहाँ कॉस्मिक एक, चलिए अगले पेज पे आना है कॉस्मिक ईयर में भी, उसको वहां पे देख लेंगे। कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है कि लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
लाइट ईयर एंड पार्सिक आर द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग ऑफ ह्यूज डिस्टेंसेस। याद रखिएगा, वो अक्सर कहता है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे ये ह्यूज मेजरमेंट्स के लिए, और मोस्टली सेलेस्टियल बॉडीज के लिए होता है, ठीक है, हेवनली बॉडीज के लिए। लाइट ईयर का भी यही काम है और पार्सिक का भी यही काम है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एयू क्या है? एयू जो है कहता है कि हैव द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, कि जितना जो डिस्टेंस है वो जमीन और सूरज के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है ये उसके बराबर है, वो 1 AU के बराबर होगा, यानी 1 AU के बराबर होगा। 1 AU कितना? 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है 1 AU, ठीक है। और लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर क्या है? कहता है लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रेवल इन 1 ईयर इन वैक्यूम, के 1 साल लाइट वैक्यूम में चलती ही रहे, तो जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी वो 1 लाइट ईयर कहलाएगा, विच इज अबाउट 58 फलाना फलाना फलाना, मतलब 5.8 क्रॉस 10 रेज पावर 12 माइल्स के बराबर है। बस ये आगे वाला भले छोड़ दे, नहीं कम ही आता है। अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कंपेयर करें तो 63,240 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर होता है ये, ठीक है। ये फिगर भले ना कीजिएगा, बहुत लंबा है। इसके बाद पार्सक की बात करें तो पार्सक इनसे भी ज्यादा बड़ा यूनिट है। कहता है पार्सक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स, के जनाब जो पार्सक है 1 पार्सक किसके बराबर है? 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर है, ये उससे भी बड़ा यूनिट है। 3.08 समथिंग क्रॉस 10 पर 13 आएगा ये ऊपर, ठीक है, किलोमीटर्स। तो ये इतना है, बस ये वाला फिगर छोड़ दीजिएगा, यहां तक कर लें काफी है। तो ये उससे भी बड़ा यूनिट है, बस यहां तक काफी है। डेफिनेशन होगी, पता चल गया ये क्या होती है, मोर देन इनफ। आगे यहां तक कुछ चीज समझ ना लगी हो आपको? बॉयज गर्ल्स एनीवन? क्लियर है सर। सर जी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ओके 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 फातिमा, ठीक है ठीक है, नो इशू नो इशू। रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी फिर सर ये वहां तो से कब आप। से आया हुआ है मैं। अच्छा मैंने अभी देखा है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अरोरा की बात करते हैं। अरोरा, ये नाम सुना हो आप लोगों ने? जी सर सुना हुआ है। मलाइका अरोरा नहीं कहते ना, वो दूसरे वाला, ये वो कुछ और है। जी सर नेम वाला ही सुना हुआ है, वो आपने सही बता दिया, नहीं मैं वो बताने वाला नहीं लगा है था। भाई, वो वाला नहीं है। अच्छा अरोरा बोलते हैं बेसिकली, ये अरोरा है क्या चीज? ये चीज ना अक्सर ब्यूटी पार्लर वाले या जो है ना कॉस्मेटिक्स ही की चीजें उनमें भी ये वर्ड यूज इस्तेमाल होता है, ये वाला ना अरोरा। एनी हाउ देखते हैं क्या होता है। अरोरा बेसिकली क्या है? डांसिंग कॉलम्स ऑफ लाइट या ह्यूज, ह्यू या कलर इसको बोलते हैं, वजह से सैनोनिम है कलर का ना, ह्यू। कहते हैं कि दे आर द डांसिंग या वर्टिकल पैचेस और कॉलम्स ऑफ लाइट्स, दे आर नोन एज अरोरा। ये दो तरह की होती हैं, ये पोल्स पे होती हैं, नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे। जो नॉर्थ पोल पे होता है उसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, ठीक है। या नॉर्दर्न लाइट्स भी इसको बोलते हैं, ये वाला अरोरा बोरियालिस या नॉर्दर्न लाइट्स भी बोला जाता है इनको। और जो अपोजिट पोल पे या साउथ पोल पे उनको अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया वाला जो साउथ पोल है ये यहां पर होता है, ये नॉर्थ पोल पे होते हैं। बोरियालिस नॉर्थ पे और ऑस्ट्रेलिस ये साउथ पोल पे होते हैं, ठीक है। अब ये है क्या, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो कहते हैं ल्यूमिनस एटमॉस्फेरिक फिनोमिना अपीयरिंग एज bands of light sometimes visible in the night sky in northern or southern regions of the earth. Aurora consists of rapidly shifting patches and dancing columns of light of various hues, colors मतलब, ठीक है। It is thought to be caused by charged particles from the sun entering the earth's magnetic field and stimulating the molecules of the atmosphere of the earth. होता क्या है, ये सन है, शरारत करता है, चार्ज पार्टिकल्स भिजवा रहा है, रेडिएशन भिजवाता है। जब वो रेडिएशन एंटर होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पर जो हमारा अपना एटमॉस्फेयर है इसका, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल्स हैं ये वाले, ठीक है।
जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स में आते हैं तो बहुत सारी चीजों को आयोनाइज करते हैं, उसमें रोशनी खारिज होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये इस वजह से दिखाई देते हैं। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगा के, 1 मिनट ओके। अरोरा है क्या चीज? ये तो कुछ और ही निकाल दिया इसने, 1 मिनट है। ये सर इस तरह कंप्लीट। इस तरह के डांसिंग कॉलम्स होते हैं। ये वाले आप देख रहे हैं, ये देखें, मुख्तलिफ कलर्स हैं। ठीक है, ये वाले आपके अरोरा। बात समझ आएगी ये किस चीज की हम बात कर रहे हैं? ठीक है, इस तरह के पैचेस को बोलते हैं। और ये तो कुछ सर जो रेन को, जी जी, नहीं नहीं, रेनबो कुछ सर जो और है रेन, यार। रेनबो ये तो देखो, रात के टाइम वाला। देखो देखो ये रात के वक्त आते हैं। देखो रेनबो कुछ और चीज है। वजह कि रेनबो जो आ रही है भाई, वो तो आ रही है आपके आप कह लें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आ रही है। ठीक है, उसमें वो जो मतलब जो आपका ड्रॉपलेट है, जो बारिश का कतरा है, इट एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म। कि जब वो प्रिज्म के तौर पे काम करता है तो वो बेसिकली क्या करता है कि सफेद लाइट को, उसके बेसिक जितने कलर हमें नजर आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कलर सात ही हो, सात वो हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है कितने कलर्स हैं। तो वो उनको उनके बेसिक कलर्स में डिस्पर्स कर देता है व्हाइट लाइट को। तो वो जो ड्रॉपलेट है वो ये काम करता है, वो एक और चीज है। ठीक है, उसमें अर्थ के मैग्नेटिक जो है ना, एटमॉस्फेयर का या चार्ज पार्टिकल्स का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। आगे से। अच्छा, इसके बाद आ गया ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या है यार? ये कुछ भी नहीं है, जस्ट एक थ्योरेटिकली साइंसदानों का एक इमेजिनरी एक आप कह लें कि एक मेटल है जिसको हम कहते हैं कि जी ये परफेक्ट एब्जॉर्बर भी है और रेडिएशन भी एमिट करता है, उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। कैसे? कहता है कि थ्योरेटिकल फिजिक्स में क्या है, ब्लैक बॉडी इज एन आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब्ड ऑल रेडिएशंस एंड स्ट्राइक्स इट्स सरफेस विदाउट रिफ्लेक्टिंग एनी ऑफ द रेडिएशन एमिटिंग एनी ऑफ इट्स ऑन। कि जनाब ये जो भी लाइट आएगी बस ये एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे हम लोग कहते हैं ब्लैक होल की बात करते हैं कि ब्लैक होल में क्या आता है कि वो सारा कुछ खा पी जाता है, सियारे, आवाजें, रोशनी, सारा खा पी जाता है ये। ठीक है, तो उस तरह से कि एक आइडियलाइज्ड या एक इमेजिनरी बॉडी है कि जो बस एब्जॉर्ब, ये परफेक्ट एब्जॉर्बर भी और परफेक्ट एमिटर भी है। ठीक है, तो कहता है देयरफॉर सर अ ब्लैक बॉडी। मीटिंग मींस। एमिट मतलब खारिज करना, एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब करना, जज्ब कर लेना। जैसे सूरज है, ये रोशनी एमिट कर रहा है। ठीक है, अर्थ क्या कर रही है? वार्मथ को या हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ एब्जॉर्बिंग, दैट इज एमिटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये परफेक्ट एब्जॉर्बर भी है और परफेक्ट एमिटर भी है। ब्लू मून क्या है? कभी आपने देखा ब्लू मून? हाँ जी यासिर, कभी नहीं देखा? जी सर, जब बादल बादल वगैरह आए होते ओ हैं नहीं उसको यार, कैसी बात कर रहे हो? किरण आप बताएं, ब्लू मून क्या होता है? नहीं, ये वो वाला नहीं है। ये ब्लू मून वो नहीं है, या जो पेंटिंग्स वाला नहीं है। ये एक मतलब कह लें कि अकरेंस का नाम है। जब रूटीन से चांद ज्यादा निकल आता है तो उसको ब्लू मून कहते हैं। किसको ब्लू मून कहते हैं अब हम देख लेते हैं। कहते हैं व्हेन अ सिंगल मंथ हैज टू फुल मून्स, व्हेन अ सिंगल मंथ हैज टू फुल मून्स द सेकंड मून विल बी कॉल्ड एज अ ब्लू मून। बात समझ आई? कि एक महीने में दो चांद निकल आए, ये कभी कभार होता है, हर दफा नहीं होता। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि एक बिल्कुल शुरू में, एक बिल्कुल आखिर में निकला है, तो उस मून को, जो सेकंड वाला मून है, उसको ब्लू मून बोलते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन ये वाली होगी। दूसरा क्या है? अनदर सर कुछ दिन पहले भी ब्लू मून, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ओके, मैंने मतलब वो मीडिया से इन टच नहीं रहा। मैं वो दूसरे वाला जैसे यासिर बता रहा था कि जी कि मैंने इस तरह का एक ब्लू मून देख लिया है, मैंने कहा इस तरह की बात कर रही है शायद आप। ओके ओके डन। अच्छा जी, कहता है कि इसकी एक डेफिनेशन तो ये बनेगी कि महीने में अगर दो निकल आए तो जो दूसरे वाला है वो आपका ब्लू मून कहलाएगा। एंड अदर डेफिनेशन ऑफ द ब्लू मून इज दैट थर्ड फुल मून occurring in a season of a year which has 4 full moons। नॉर्मली 3 होते हैं। अगर एक सीजन में क्या है, 3 माह का सीजन है। ठीक है, 3 माह में मोस्टली 3 मून्स होते हैं। लेकिन कहता है कि अगर 3 की बजाय उसमें 4 मून्स हो जाएं तो ये आपका चौथे वाला जो है वो ब्लू मून कहलाएगा।
ठीक है, फोर्थ फुल मून जो है वो आपका ब्लू मून कहलाएगा। बात समझ आ गई ये वाली? आपने एक इडियम भी सुना होगा, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, वो भी इसी से रिलेट करता है। कॉन्स्टेलेशंस क्या होती हैं? कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं यार, ये जो हम कहते हैं ना कि आज जी बिल्कुल, कॉन्स्टेलेशंस क्या होती हैं? सितारों का जो झुरमुट होता है, ठीक है, हम कहते हैं ना आसमान पे ये देखें, ये दुब्बे अकबर बन रहा है, ये फलाना बन रहा है। तो बेसिकली क्या है, कॉन्स्टेलेशन है, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होते हैं। कॉन्स्टेलेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टार्स विजिबल विद इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ, जी बिल्कुल, कुतुबी सितारा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहता है कॉन्स्टेलेशंस आर द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स विजिबल विद इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द नाइट स्काई फॉर्मिंग वेरियस शेप्स एंड पैटर्न्स। हम कहते हैं ना कि ये सितारा है, ये दुब्बे अकबर बना रहा है, ये कुतुबी सितारा है, ये सुरैया बन गई है, ये मुख्तलिफ शेप्स बन रही हैं। तो ये कॉन्स्टेलेशंस, जो सितारे मुख्तलिफ शेप्स बनाते हैं ना आसमान में, उनको कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। और अब तक बहुत सारी कॉन्स्टेलेशंस हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं। बाकी ये कि जो बंदा जिस साइड पे रहता है, जाहिर है वो उस साइड की कॉन्स्टेलेशंस ही देख सकता है। कॉन्स्टेलेशंस आर नेम्ड आफ्टर द नेम्स ऑफ एनिमल्स, टूल्स, ऑब्जेक्ट्स वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके अलावा क्या कहता है कि अब तक कितनी, देयर आर टोटल 88 नेम्ड कॉन्स्टेलेशंस अब तक हो चुकी हैं। द लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन है वो हाइड्रा के नाम से है उस, ठीक है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा अगर देखना हो तो। और अदर एग्जांपल्स क्या है, मेजर उर्सा, उर्सा माइनर है, उसके बाद कैनिस मेजर है, कैनिस माइनर है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेलेशन क्या हो गया? कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं कि सितारों के झुरमुट को, या जो डिफरेंट शेप्स बनाते हैं ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, तो उनको कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। अच्छा, इसकी बात करता है कॉस्मिक रेज की और फिर कॉस्मिक ईयर की। कॉस्मिक रेज क्या है? कहता है दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिफाइन करें जी, 7 सितारों का झुरमुट, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल को डिफाइन करें, क्या होता है? लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, न्यूट्रॉन जो एटम बिल्कुल को बनाते बिल्कुल बिल्कुल, सारे जो आपके ये जो सब एटॉमिक बॉडी, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, वगैरह वगैरह, ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिन पे चार्ज होता है मोस्टली, ठीक है। कहता है कि पार्टिकल्स इन द आउटर स्पेस दैट कैन ट्रेवल एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट, ऑलमोस्ट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट, एंड कैन कैरी enormous energy, they are known as cosmic rays। ये आपने वर्ड फिजिक्स में अक्सर औकात सुना होगा, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि आपके स्पेस से, आपकी हमारे जो जमीन पे ट्रैवल करते हैं, सारे स्पेस में हर तरफ करते हैं, बट हमें तो वो डिटेक्ट होते हैं जो जमीन पे आते हैं। कहते हैं दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, मेनली प्रोटॉन्स हैं। सम सेज के दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ऑफ एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो cosmic rays usually interact with atoms of the atmosphere, therefore reaching the surface of the earth. Some low energy particles come from the sun, while other cosmic rays come from the outside of the solar system. The exact nature of the नेचर, जो इनका सोर्स, इसके बारे में क्या था, अभी तक कुछ पता ही नहीं चला ये कहां से आते हैं, लेकिन बहरहाल कॉस्मिक रेज एग्जिस्ट करती हैं। अब कॉस्मिक ईयर क्या होता है? कॉस्मिक ईयर यार जितने टाइम में ये सूरज है, ये सूरज है, इसको पीला कर लेते हैं, जितने टाइम में जमीन सूरज के गिर्द अपने लाओ लश्कर समेत मून के साथ और बाकी जो, सॉरी, जितने टाइम में आपका जो सोलर सिस्टम है, आपका सोलर सिस्टम है अपने लाओ लश्कर समेत, द सन, कहता है कि इसके साथ गैलेक्सी का एक पूरा चक्कर लगा के वापस आ जाता है, तो इस टाइम को बोलते हैं हम लोग वन कॉस्मिक ईयर। अ कॉस्मिक ईयर इज द टाइम इट टेक्स द सन, और इसमें क्या कर रहा है, सन के साथ ब्रैकेट में, एंड आवर एंटायर सोलर सिस्टम, इसमें सारा जो लाओ लश्कर है, सारे सियारे हैं, सितारे हैं, जमीन है, इनके अपने जो नेचुरल सैटेलाइट्स है, सारे के सारे, वो कहते हैं टू कंप्लीट एन ऑर्बिट अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, और ये स्पाइरल गैलेक्सी है। एक मिनट ठहरे, ये भी क्लियर कर ही देते हैं आपको। मिल्की वे, अच्छा जी, मिल्की वे गैलेक्सी, ये जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी इस तरह की है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द गैलेक्सी है।
और ये हमारी स्पाइरल, आप देख सकते हैं कि इसके जो आर्म्स बन रहे हैं, 4 मेजर आर्म्स, ऐसे तो बहुत सारे हैं, 4 मेजर आर्म्स हैं इसके, ठीक है। और जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है उसका नाम है ओरियन स्पर। एनी हाउ ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके जी। तो कहता है कि वो टाइम जिसमें सूरज जो है वो तमाम लाओ लश्कर समेत जो गैलेक्सी है, मैं गैलेक्सी को कोई और कलर देता हूँ, गैलेक्सी को ये दे देता हूँ, जिसमें सूरज गैलेक्सी के गिर्द एक पूरा चक्कर लगा लेता है, तो उतने टाइम को हम बोलते हैं 1 कॉस्मिक ईयर। 250 मिलियन ईयर्स, 250 मिलियन ईयर्स जो है ना वो कहलाती है 1 कॉस्मिक ईयर। यहां तक किसी को कोई बात समझ ना लगी हो तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। जी बॉयस। क्लियर है सर। अच्छा जी, एक और चीज देख लेते हैं। डायमंड रिंग, डायमंड रिंग देख रहे हैं आप लोग? ये एक तो ये वाली नहीं, खवातीन वाली नहीं बात कर रहा मैं। जब हमने एक्लिप्स पढ़ा था तो क्या होता था कि उसमें जो दो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके दरमियान में तीसरी बॉडी आ जाती है जो कि किसी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्सक्योर कर देती है, छुपा लेती है, ढांप लेती है। तो उसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे अर्थ पे हैं, उस तरफ सूरज है, दरमियान में मून आ गया, तो हमें क्या होगा कि इस तरह की चीज नजर आएगी। अगर वो मतलब, एक मिनट मैं वापस आता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, इसको पढ़ के फिर वापस चलते हैं। द डायमंड रिंग इज द लार्ज बर्स्ट ऑफ लाइट, बर्स्ट बोलती है किसी चीज का फटना, निकलना, ऑफ लाइट दैट अपीयर्स अ फ्यू सेकंड्स, दैट अपीयर्स अ फ्यू सेकंड्स बिफोर एंड आफ्टर टोटली ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स की बताएं मुझे, कौन सी चीज कहां पे आती है, जल्दी बताएं। सोलर एक्लिप्स कब आएगा? जब दरमियान में किसके और किसके दरमियान में कौन आएगा? हाँ जी, एक तो सन है, चांद आएगा। पक्की बात है, चांद आएगा। यस। शाबाश। जब मून आ जाए किसके दरमियान में? शाबाश। जब आ जाएगा सूरज और अर्थ के जमीन के दरमियान में मून आएगा, तो कहता है वो आपको इस शक्ल में नजर आएगा। अब हम जाते हैं वापस यहां पर, इस शक्ल में। तो ये आप देख रहे हैं कि आपको किसी एक तरफ से सूरज ज्यादा नजर आ रहा है और बाकी रिंग की शक्ल में नजर आ रहा है, ये भी आपको नजर आ रहा है। तो कहते हैं इसको डायमंड रिंग बोलते हैं, ठीक है। दिखाने का मकसद सिर्फ ये था। अच्छा जी, कहते हैं कि अ फ्यू सेकंड बिफोर एंड आफ्टर टोटली ड्यूरिंग द solar eclipse the diamond ring is caused by the last bit of sunlight shining through the valley of the edges of the moon, ठीक है। तो जो मून की सतह के ऊपर वैलीज बनी हुई है उनकी एजेस से टकरा के हम तक आती है, लास्ट मतलब जैसे एंटर हुआ और जैसे जाने लगा, उसमें जो लाइट हम हमारे पास आती है उसके एजेस ऑफ द मून से जमीन पे पहुंचती है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे एक रिंग बन गई है। तो उसको साइंसदानों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने डायमंड रिंग का नाम दे दिया। लेकिन बहरहाल ये वो रिंग है जो कि किसी को गिफ्ट नहीं की जा सकती। और अच्छा जी, आगे है डॉपलर, डॉपलर इफेक्ट। सादा सा फॉर्मूला, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डॉपलर इफेक्ट को डॉपलर शिफ्ट भी बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, एक रेड शिफ्ट कहलाता है, एक आपका ब्लू शिफ्ट कहलाता है। इसको पढ़ लीजिएगा। रेड शिफ्ट क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है मतलब देख रहा है उसको, इससे दूर जा रहा है, तो आप तक पहले रेड, जो आप तक है लाइट है, वो रेड लाइट पहले पहुंचेगी, जिसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। जब कोई सेलेस्टियल बॉडी आपकी तरफ मूव कर रही होती है तो सबसे पहले ब्लू लाइट रिसीव होती है, ठीक है। तो इसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला है ग्रेट रेड स्पॉट। ये वर्ड हमने कहीं पढ़ा है, ग्रेट रेड स्पॉट, याद होगा, शायद जुपिटर के ऊपर को बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, मार्स पे, मार्स पे। देख लो, मार्स पे बना था मैंने। ग्रेट रेड स्पॉट्स। हाँ जी, को और कंफर्म करें मुझे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है ग्रेट रेड स्पॉट्स क्या है, बेसिकली ये स्टॉर्म्स हैं, ह्यूज स्टॉर्म्स हैं। जुपिटर्स ग्रेट रेड स्पॉट्स
is a huge long lasting storm in the atmosphere of the southern hemisphere of the Jupiter near the equator. Its color is actually pink to orange. ठीक है? That's this whirlwind होता है जो गोल गोल घूमने वाली हवा होती है ये. This whirlwind varies in size and color from year to year. इनका साल हर साल इनका कलर चेंज होता रहता है. It is the biggest storm in our solar system. याद रखिएगा, the biggest storm of our solar system is Great Red Spot. It is so big that the earth would fit in it with room to space. कि जनाब खुली डुली अर्थ उसमें आराम से फिक्स हो जाती है. इतना बड़ा ये स्टॉर्म है. ठीक है, कि अर्थ उसमें आराम से फिक्स हो सकती है. तो उसके बाद है क्यूप्रिक बेल्ट. क्या यहां तक समझ आ गई है? चलें ये भी देख लेते हैं. ग्रेट रेड स्पॉट. नेट का डर ही लग रहा है तो कुछ और ही ना खुल जाए. ये देखिए ग्रेट रेड स्पॉट इस तरह का. ठीक है, ये स्ट्रक्चर है. उसके बाद जनाब क्यूप्रिक बेल्ट क्या कहलाता है? The Kuiper belt is a region beyond Neptune. It is the region beyond Neptune in which at least 70,000 small objects, इनको KBOs भी बोलती हैं, Kuiper belt objects. ठीक है, KBOs भी बोलती हैं इनको. This belt is located at इतना distance 30 to 40 astronomical unit. 1 astronomical unit किसके बराबर था? 1 AU किसके बराबर था? जल्दी बताइए. हाँ जी, 150 मिलियन किलोमीटर. शाबाश. 150 मिलियन. 150 सर. जी बिल्कुल ठीक हो गया. तो 30 से 50 AU के बराबर है. कहता है दिस बेल्ट इज लोकेटेड फ्रॉम दिस टू दिस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. कहता है ये डिस्कवर कब हुआ था? ये 1992 में डिस्कवर हुआ था. द क्यूप्रिक बेल्ट में बी अ सोर्स ऑफ शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स. ये भी हो सकता है कि शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स जो हेले कॉमेट्स है जो पीरियोडिक है उनकी वजह हो सकता है. The Kuiper belt was named by Dutch American astronomer Gerard P. Kuiper. ठीक है, उसके नाम पे रखा गया. Who predicts its existence in 1951. बस ये इतना याद रखना है कि Kuiper belt होता क्या है. काफी है, इससे ज्यादा नहीं. अच्छा, अभी सेशन ऑफ होने वाला है. हम क्या करते हैं, 4 मिनट की ब्रेक लेते हैं. आप भी थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर अगले 10 मिनट में इसको क्लोज कर लेते हैं. मेरा प्लान था कि आज हम ये शुरू कर लेंगे अर्थ साइंसेस, लेकिन चलो बहरहाल चीज का कवर करने से सर ज्यादा नेक्स्ट समझना जरूरी होता है. हाँ जी, सर फरवरी वाला जो आपने क्वेश्चन दिया था वो नेक्स्ट इसी के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा लीप ईयर चलिए वो करते हैं 29 बात. डेज. करते हैं. अभी हम सेशन ऑफ हो रहा है, जस्ट कुछ सेकंड के बाद ऑफ हो जाना है. तो अभी 4 मिनट की ब्रेक